स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर ये अकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पर कक्षा 7 की वर्कशीट लेके आए हैं, विषय गणित की वर्कशीट नंबर 3, दिनांक 22/9/2020 की ये वर्कशीट है। और इससे पहले 2 वर्कशीट ऑलरेडी बना चुके हैं और ये भी आंकड़ों के बारे में ही है। तो यहाँ लिखा हुआ है आंकड़ों का संगठन, तो इससे पहले वो ऑलरेडी वो वीडियो बना चुके हैं। अगर आपको बेसिक नहीं आता है आंकड़ों का तो सबसे पहले वो वीडियोस देखिए, उसके बाद में वर्कशीट नंबर 3 देखिए। तो इसको आई बटन में भी देख सकते हैं और इसको आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से भी आप देख सकते हैं उन वर्कशीट्स को जो आपने वर्कशीट अभी नहीं देखे, इससे पहली वाली वर्कशीट जो भी हैं। तो आगे हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि इसमें लिखा हुआ क्या है आंकड़ों का संगठन के बारे में। आंकड़ों का संगठन क्या है या संग्रह क्या है। आंकड़ों का संगठन मीन्स यानी कि आंकड़ों को एक जगह इकट्ठा करना। अब यहाँ पर आगे यहाँ लिखा हुआ है, अब तक हमने जाना आंकड़े क्या हैं। क्या किसी विशेष जानकारी के लिए आंकड़े क्यों इकट्ठे करते हैं। आंकड़ों द्वारा उचित ढंग से जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्हें व्यवस्थित संगठित करना आवश्यक है। तो आइए जानें आंकड़ों का संगठन क्या है। आगे यहाँ पर कक्षा 7 की अध्यापिका जानना चाहती है कि उनकी कक्षा के कितने विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप पर कार्यपत्रक हल करके भेज रहे हैं। जैसा कि आप लोगों से कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप पर आप बच्चे जो वर्कशीट आपके पास में आ रही है उसको कार्यपत्रक कहा जाता है। तो उस वर्कशीट को करके आप वापस रिवर्ट भी करिए, यानी कि उसको करके कॉपी में करके और उसकी फ़ोटो खींचकर आप वापस उसको व्हाट्सएप ग्रुप पर वापस सेंड करिए। तो उसके लिए कहा गया है यहाँ पर कक्षा 7 की अध्यापिका जानना चाहते हैं कि उनकी कक्षा के कितने विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप पर कार्यपत्रक यानी कि वर्कशीट को हल करके भेज रहे हैं। इसके लिए उन्होंने सप्ताह के हर दिन कार्यपत्रक भेजने वाले विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार लिखी कि यानी कि पहले दिन 33, दूसरे दिन 35, तीसरे दिन 46, फिर 29, फिर 46, फिर 32 और फिर 38। तो इस तरीके से यानी कि बच्चों ने वर्कशीट सेंड की, यानी कि जो काम करके इस तरीके से उन बच्चों ने भेजा। फिर यह जानने के लिए किस दिन कितने विद्यार्थियों ने कार्यपत्रक पूरा किया, कुछ इस तरह आंकड़ों को संगठित किया गया, यानी कि इस तरीके से लिखा गया। सोमवार को जैसे 33 बच्चे, मंगलवार को 35, बुधवार को 46, वीरवार को 29, शुक्रवार को 46, शनिवार को 32 और रविवार को 38 बच्चों ने वर्कशीट को पूरा करके वापस सेंड किया। आगे यहाँ पर अध्यापिका को पूरे सप्ताह में प्राप्त होने वाले औसत कार्यपत्रकों की संख्या को विभाग को भेजना था। बिल्कुल जैसा कि हम हर सप्ताह आप लोगों की जो आप काम भेजते हैं उसको हमें आगे विभाग को भी भेजना होता है। अतः औसत जानने के लिए अध्यापिका ने पूरे सप्ताह के कार्यपत्र को जोड़ा व 7 हिस्सों में बांटा। इस औसत आंकड़ों का हम माध्य कहते हैं। जो औसत आता है सभी का वो कहलाता है माध्य। जैसे यहाँ पे आप देख भी सकते हैं यहाँ पर माध्य, अतः हम माध्य आंकड़ों का योग जो हमें आंकड़े दिए हुए हैं इनका सभी का हम क्या करेंगे, योग करेंगे। अपॉन में आंकड़ों की संख्या यानी कि सप्ताह में 7 दिन है तो 7 दिन नीचे आगे आंकड़ों की संख्या, और जो ये संख्याएं हैं ये हमने ऊपर टोटल कर दी तो ये कितनी आ गई 259 आ गई, और नीचे 7, तो 7 से 259 को डिवाइड किया तो ये कितना आ गया 37। तो यानी कि एवरेज बैठ रहा है कि 37 बच्चे सप्ताह में जो काम है वो करके भेज रहे हैं। एवरेज ही कहलाती है आपकी माध्य। अब अगर अध्यापिका यह जानना चाहते हैं कि वह अगले सप्ताह के लिए अधिक से अधिक कितनी फ़ोटोकॉपी कराए कि लगभग सभी विद्यार्थियों को कार्यपत्रक मिल सके, तो वह 46 होगा, क्योंकि सबसे अधिक बार आने वाला आंकड़ा 46 है और वह यह बहुलक कहलाता है। यानी कि सबसे बार मतलब अधिक वो कितनी कॉपियां कराए, सबसे ज़्यादा कितनी वो कॉपी कराए कि विद्यार्थियों को कार्यपत्रक मिल सके। तो सबसे ज़्यादा यहाँ संख्या कितनी आ रही है, 46 आ रही है, यहाँ पे भी 46। तो जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है, कितनी बार, सबसे अधिक बार जो संख्या आती है तो वो ही कहलाती है हमारी बहुलक, तो उसको ही कहा जाता है बहुलक। आगे यहाँ पर अगला पॉइंट है यह जानने के लिए कौन से 3 दिन 35 से कम और कौन से 3 दिन 35 से अधिक विद्यार्थियों ने कार्यपत्रक लौटाए। तो इसके लिए आंकड़ों को बढ़ते
या घटते क्रम में, बढ़ते क्रम या घटते क्रम। जैसे कि मैंने अभी बताया पिछली वर्कशीट में आपको, आंकड़ों को जब हम अरेंजिंग फॉर्म में रखते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, तो उसको कहा जाता है असेंडिंग ऑर्डर इंग्लिश में, और हिंदी में कहा जाता है आरोही क्रम, वो कहलाता है बढ़ता क्रम। एक होता है घटता क्रम। घटता क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर, ऊपर से नीचे की तरफ हम चलते जाते हैं, तो वो कहलाता है घटता क्रम। और इसको हिंदी में कहा जाता है अवरोही क्रम। क्या कहा जाता है? घटते क्रम को अवरोही क्रम भी कहा जाता है। तथा जो आंकड़ों के बीच में आता है इसे माध्यक कहते हैं। जब उनको आरोही अवरोही क्रम में रखते हैं, जो सेंटर में आता है, बिल्कुल बीचों बीच में आता है, वो कहलाता है माध्यक। यदि आंकड़ों की संख्या हो सम, अगर सम संख्या है तो बीच वाली जो संख्या आएंगी 2, बीच की जो 2 संख्या आएंगी, दोनों आंकड़ों का औसत निकालेंगे, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो वो औसत माध्यक जो आएगा वो कहलाएगा उसका माध्यक। तो आगे हम अभ्यास करते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन है पहला, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं असत्य। तो हमने यहाँ पर आपको अभी यहाँ लिख दिया, बहुलक आंकड़ों में सदैव एक संख्या होता है, ये सत्य है। दूसरा, माध्य दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या होती है, असत्य है। तीसरा क्वेश्चन, माध्य आंकड़ों में सदैव एक संख्या होती है, असत्य। मैंने यहाँ सत्य असत्य आपको बता दिया, लेकिन मैं आपको इसका प्रूव करके बताऊंगा कि किस तरीके से कौन सी चीज़ क्या होती है, कौन सी सत्य क्यों है, कौन सी असत्य क्यों है। तो यहाँ पर नेक्स्ट, इसके लिए हमें नेक्स्ट शीट पर जाना होगा। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं नेक्स्ट शीट पर। यहाँ पर हमने ये क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर लिखे हैं कि किस तरीके से, वही क्वेश्चंस हमने दोबारा दोहराए हैं। तो पहला क्वेश्चन था हमारा, बहुलक यानी कि इस इंग्लिश में कहा जाता है मोड, आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है, यानी कि उन्हीं संख्याओं में संख्या होती है। बिल्कुल, जिस संख्या की बारंबारता सबसे अधिक आती है वही बहुलक होता है। तो यानी कि वो संख्याओं में से ही है कि जो सबसे अधिक बार जो संख्या आ रही है वही बहुलक कहलाते हैं, तो इसलिए ये सत्य हुआ। दूसरा क्वेश्चन था माध्य, दिए गए आंकड़ों में से संख्या होती है, यानी कि मीन कि जो आंकड़े दिए गए हैं उन्हीं में से वो संख्या होगी, ये सत्य है या असत्य। तो यहाँ पर जैसे हमारे लिए 1 2 3 4 5 संख्या दी गई, तो हमने इनका माध्य का निकालते हैं। तो यहाँ पर माध्य क्या आया, यानी कि माध्य मीन्स यानी कि इनको सभी को जोड़ना है और जितनी संख्या है उससे डिवाइड करना है, तो यही होता है हमारा माध्य। अब यहाँ पर इनको जोड़ा तो 15 आ गया, 5 से हमने डिवाइड किया 3 आ गया, तो यानी कि ये इन्हीं संख्याओं में से 3 आ रही है। लेकिन एग्जाम्पल नंबर 2 हमने लिया इसी के लिए, तो यहाँ पर हमने अब संख्याएं ली 6। तो 1 2 3 4 5 6 हमने इनको जोड़ा, 21 आ गया। ये संख्याएं 6 हैं तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 3.5। 3.5 जो है इन संख्याओं में कहीं आती है, इन संख्याओं में कहीं आती है, इन संख्याओं में कहीं आती है, नहीं आती। तो आप इसको कैसे कह सकते हो कि सदैव हमेशा यानी कि इन्हीं में से ये एक संख्या होगी? नहीं होगी, क्योंकि 3.5 इन संख्याओं में से एक संख्या नहीं है, तो इसलिए ये क्या हुआ? असत्य हुआ। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है। माध्यक यानी कि मीडियन जो होता है वो उन्हीं संख्याओं में से होता है या अलग होता है, ये हम अब बताएंगे। सबसे पहले हमने जैसे ये संख्याएं ली, ये संख्याएं ले ली हमने 2 1 3 5 6 4 7, तो इनको सबसे पहले आरोही क्रम में रखना है या अवरोही क्रम में रखना है। तो यहाँ पर हमने आरोही क्रम में रखा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और इनको आरोही क्रम में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में हमने रख दिया। अब माध्यक क्या होगा? जो इनमें से बीच का होगा, तो 3 संख्या इधर की हट गई, 3 संख्या इधर की, जो बीच का बचा यानी कि 4, तो ये 4 जो होगा ये हमारा माध्यक हो गया। इसका एग्जाम्पल नंबर 2 लिया तो इन संख्याओं में से आ रहा है, लेकिन एग्जाम्पल नंबर 2 में हमने यहाँ ये संख्याएँ ली, 8 तक की संख्याएँ हमने ले ली, तो 3 1 2 6 4 7 5 8 इस तरीके से थी, लेकिन इनको आरोही क्रम में रख लिया तो ये संख्या इस तरीके से हो गई। तो यहाँ पर पहली 3 संख्या गई, इधर की बैक साइड की 3 संख्याएं गई, तो यहाँ पर सेंटर में बचे हमारे पास में 4 और 5। तो क्या करेंगे, यानी कि 4 और 5 संख्या को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे। तो 4 और 5 कितने हुए? 9। 9 को 2 से भाग करा, कितना आ गया? 4.5 आपका आ गया। तो इस तरीके से 4.5 जो है इन संख्याओं में से नहीं है, इन संख्याओं में से 4.5 नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है? असत्य है, जैसा कि हमने अभी आपको ऊपर बताया है कि ये असत्य है। तो इस तरीके से ये आपका प्रूव हो चुका है। अब
अगला क्वेश्चन हम आपके लिए यहाँ पर ये लिखा हुआ जो क्वेश्चन हमारे लिए लिखा हुआ, कक्षा 1 मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। सबसे पहले इनको सारणीबद्ध रूप में हमने लिखा। इन आंकड़ों का परिसर क्या है, परिसर हमने निकाल के दिखाया है। इन आंकड़ों का अंगनित माध्य भी निकालना है, बहुलक भी निकालना है और माध्यक। 3 क्वेश्चन इसमें ऑलरेडी बनते हैं दूसरे क्वेश्चन के अंदर, दूसरे क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अब हमने इसका पहला क्वेश्चन आपको करके बताया यहाँ पर। पहला क्वेश्चन, इन आंकड़ों का परिसर क्या है। परिसर मीन्स यानी कि सबसे बड़ी संख्या माइनस के सबसे छोटी संख्या, जैसा कि वहाँ पर लिखा हुआ था। तो अब हमने आपको यहाँ पर बता दिया कि परिसर क्या होता है। परिसर सबसे बड़ी संख्या माइनस के सबसे छोटी संख्या। तो 9 में से 1 को हमने घटाया। इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या 9 है और सबसे छोटी संख्या 1 है। तो माइनस क्या, तो 8 हमारा आंसर आ चुका है। ये परिसर होता है, इंग्लिश में कहते हैं इसको रेंज। आगे दूसरा क्वेश्चन है माध्य। अब माध्य किस तरीके से निकालते हैं, तो माध्य निकालने का तरीका आपको पहले भी बता चुके हैं। तो इन संख्याओं को सबको क्या करना है, जोड़ना है। कितनी संख्याएं टोटल, ये 20 हैं, तो 20 से इनको भाग कर देंगे। तो ये टोटल संख्याएं 100 बैठी, यानी कि इनका जो सम है वो 100 आया और 20 नीचे है। तो यहाँ पर हमने इसको काट दिया तो कितना आया, 5 आंसर हमारा आ गया। बहुलक क्या है, दूसरा क्वेश्चन यानी कि दूसरे का, इसी में बहुलक सबसे अधिक बार आने वाली संख्या। तो इनमें सबसे अधिक बार जो संख्या आ रही है वो क्या है, 5 है। माध्यक निकालना है, तो माध्यक निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले आपको इन संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में रखना है। तो हमने यहाँ पर आरोही क्रम में रखा। 1 2 बार आ रहा है, 3 1 बार, 4 3 बार आ रहा है, 5 जो है हमारा कितनी बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है, 6 4 बार, 7 2 बार, 8 1 बार, 9 1 बार। तो इस तरीके से हमने इनको लिख लिया। अब यहाँ पर जो हमने ये डार्क कर रखा है ये वाला हिस्सा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों संख्याएं जो सेंटर में हैं हमारी, जब इनको हम काउंट करते हैं तो इधर से ये जो सारी संख्या और इधर से ये वाली सारी संख्या रिमूव हो जाएंगी। तो यहाँ पर सेंटर में हमारे पास 5 5 बचेगा, यानी कि 10वीं संख्या और 11वीं संख्या और बटे में 2। 10वीं संख्या क्या है, ये भी 5 और 11वीं संख्या क्या है, ये भी 5। ये दोनों 5 5 हैं और बटे में 2, दोनों को जोड़ा 10, 10 बटे में 2, 10 को 2 से भाग करा 5। तो यानी कि 5 ही हमारा माध्यक आ गया। तो ये यानी कि उन संख्याओं में से आ भी जाता है और नहीं भी आता है। तो इस तरीके से ये सवाल आपके सॉल्व हो चुके हैं, ये वर्कशीट आपकी सॉल्व हो चुकी है। मुझे लगता है कि ये वर्कशीट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वर्कशीट समझ में आ चुकी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेशन आपके साथ में मिलती रहे। तो आप बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।